Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Tech. So today in this given video, we are going to discuss about money and banking, a very interesting chapter in macroeconomics. So before starting the main concept of money and banking, we need to understand about barter system. So basically barter system means when goods and services will be exchanged with goods and services. What I'm saying? I'm saying just that when goods and services will be exchanged with goods and services, this conditions is known as barter system. यानी वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस, जो वस्तु और सेवाओं होता है उनका हम एक्सचेंज करते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, किसी वस्तु और सेवा के बदले में किसी वस्तु और सेवा को हम एक्सचेंज करते हैं. सपोज दैट यदि हम ये कहें एंशियंट टाइम जो थी हमारी बार्टर सिस्टम से पूरी परिपूर्ण थी, तो उस सिस्टम के अंतर्गत यदि हम ये कहें कि हमें एक शर्ट चाहिए और हमारे पास ढेर सारे गेहूं है, तो हम एक ऐसे बंदे को सर्च करेंगे जिसको गेहूं की जरूरत है, जिसे व्हीट की जरूरत है और उसके पास शर्ट भी हो, तब जो कंडीशन है बार्टर सिस्टम की फुलफिल हो पाएगी. तो हमें क्या करना है, बार्टर सिस्टम के अंतर्गत जब हमें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती थी, हम एक ऐसे बंदे को फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे जिनके पास वो गुड्स एंड सर्विसेज हो और वो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए. तब बार्टर सिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है वह कंप्लीट होगी. ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम के दरमियान मनी के ना होने से काफी ढेर सारी प्रॉब्लम थी, नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के अंतर्गत. ठीक है, यानी कि हम लोग इस तरह से इस बात को हम एक बेहतरीन स्टोरी के तहत ये समझे, तो बार्टर सिस्टम के दौर में एक कहानी की तरह हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम से समझते हैं. फ्रांस के अंदर एक प्रसिद्ध सिंगर ने एक कॉन्सर्ट दिया, बहुत ही महान सिंगर थे उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था और उन्होंने इतने बेहतरीन गाने गाए कि उनके बदले में, उस गाने के बदले में उन्हें बहुत सारा गिफ्ट मिले. और गिफ्ट के तौर पर काउ, पिग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले थे. ठीक है, काउ, पिग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले थे. इन सिंगर को इनकी परफॉर्मेंस के बदले में गिफ्ट्स मिले थे, काउ, पिग, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इस तरह के कुछ गिफ्ट मिले थे. ठीक है, अब इनके पास जो उस दौर में मनी का तो दौर था नहीं, यदि मनी होता तो इन चीजों को वो बेचकर कन्वर्जन कर लेते सकते थे मनी में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो क्या देखने को मिला, ये जो उनके पास जो एनिमल्स थे, इन्होंने इस फ्रूट्स को, वेजिटेबल को चट कर गया. इस एनिमल्स ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खा गए. ठीक है, अब इनका काम खत्म हुआ. ठीक है, अब बच गए, इस सिंगर के पास बच गया ये पिग एंड काउ एंड पिग बच गया. अब इस सिंगर की प्रायोरिटी उस समय थी कि किस तरह से इसे हम बचाए रखें. तो इन्हें बचाने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फिर से और भी ढेर सारा कंसर्ट देना शुरू कर दिया और भी ढेर सारे प्रोग्राम देने शुरू कर दिए ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि बदले में इसे और भी खाद्य सामग्री प्राप्त हो गिफ्ट के तौर पर, ताकि इन्हें बचाया जा सके. ठीक है, अब इनकी प्रायोरिटी ये होगी कि इन्हें बचाना. तो जो सिंगर अमीर बनने के लिए वहां पर कंसर्ट करने के लिए आया था, प्रोग्राम देने के लिए आया था, उसकी स्थिति दयनीय होगी, मिजरेबल कंडीशंस के दौर से वो गुजरने लगा. ठीक है, तो ये यदि मनी होती, उस दौर में यदि मनी होता तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हमें? बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यदि मनी होता तो इन चीजों को ये सिंगर बेच के कन्वर्ट कर सकता था मनी में और शायद अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता उस चीजों को. लेकिन यहां पर मनी का दौर नहीं होने की वजह से इस सिंगर्स को काफी मुश्किलात का सामना करने को पड़ा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की. ठीक है, अब देखिए, अब जो मुख्य प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम्स की हम नजर डालते हैं. तो देखिए, जो बार्टर सिस्टम थी वहां और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी इसके अलावा, जैसे हम लोग कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी, पहले लिख देते हैं यहां पर, प्रॉब्लम्स
अंडर बार्टर सिस्टम, राइट। तो कौन सी प्रॉब्लम से देखते हैं इसे? फर्स्ट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, पहले मैं सारे को लिख देता हूं। सेकेंड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ फर्स्ट सेक्टर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, राइट। फोर्थ, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। फिफ्थ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, राइट। सो जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट में लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आज जिस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उससे हम लोग समझ सकते हैं भाई ये मेरी जो स्टोरेज वाली वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारी एक मनी है। यदि मैं ये कहूं कि आज मेरे खेतों से इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो उस जितने भी प्रोडक्शन से मार्केट प्राइस की बेसिस पे हमसे कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, ठीक है, इतनी मनी हमारे पास है, इतनी एसेट्स है। लेकिन उस दौर में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। यदि वो स्टोर भी कर सकते थे यदि किसी भी प्रोडक्ट को, तो शायद वो कुछ आने वाले समय में वो क्या हो जाए, वो खराब हो जाए। यदि वो पेरिसेबल कमोडिटी हो, पेरिसेबल आइटम हो, तो खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखने को क्या मिल रहा था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी स्टोर करने की वैल्यू का अभाव था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। फिर सेकेंड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आज जिस तरह से हम लोग यदि बैंकों से हमने क्या किया, हमने लोन के फॉर्म में कुछ पैसे ले लिए, अब हमने बैंक को वायदा किया कि भाई हम 3 महीने के बाद दे देंगे आपको, तो बैंक एग्री हो गया, तो कितनी आसानी से आज हम इन सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो एंशियंट टाइम थी, जब बार्टर सिस्टम का दौर चल रहा था, तो उस समय हमें यदि हमने किसी को यदि पैसे ले लिए, पैसे तो के फॉर्म में तो नहीं लेंगे कोई चीज, कमोडिटी के ही फॉर्म ले लिया, तो हमें फ्यूचर में कमोडिटी देने में काफी प्रॉब्लम होती थी। और वो प्रॉब्लम कैसी थी वो देखिए। सपोज दैट हमने कोई बंदा ए है कोई बी है, ठीक है, इस तरह समझिए। इसने क्या किया, इससे कुछ पैसे, इससे एक कोई कमोडिटी ले लिया, मान लीजिए काव ले लिया, ठीक है, और बदले में कहा कि कुछ महीने के बाद हमारे खेत को तुम, इसके पास इतना प्लॉट था, जमीन था ए के पास, ठीक है। अब इसने इससे कहा कि भाई आप जो है 3 महीने के बाद यहां पर क्या कर सकते हो, प्रोडक्शंस कर लेना, जितने भी प्रोडक्ट हो आप रख लेना उसे, क्योंकि हमने आपके इसके बदले में काव जो लिया है आपसे, ठीक है। अब 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 मंथ के बाद क्या हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से पूरी क्रॉप फेल हो चुकी थी, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम ये देखने को मिला कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होने की वजह से यहां तो जो इसने काव लिया उसके बदले में जमीन दिया, काव तो ले लिया, उसका उसने यूज कर लिया पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन जो जमीन दिया था इन्होंने खेती करने के लिए, वो ये सफल नहीं हो पाई। ये बी जो है उसे प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि सीजन्स खराब हो चुकी थी, क्रॉप खराब हो चुकी थी, ठीक है, सीजन्स की वजह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी उस दौर में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड नंबर, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज यदि हमारे पास कोई वैल्यू है, यदि आज हमारे पास पटना में कोई घर है, आलिशान घर है, उससे हम लोग मनी के टर्म में कन्वर्ट करके उस बंगले को कहां बना सकते हैं, अमेरिका में बना सकते हैं,
ठीक है, उस बंगले को कलकत्ता में बना सकते हैं, उस बंगले को हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं मनी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम थी उस दौर में। उस दौर में तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। नेक्स्ट, लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। यदि हम ये कहें हमारे पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है हमारे पास, तो उसे हम लोग कह सकते हैं भाई नहीं, आज हमारे पास 4 लाख रुपीज कम से कम एक गाड़ी के तौर पर पड़ा हुआ, यदि मैं इसे बेच भी दूं तो हमारे पास शायद 4 लाख रुपीज आ सकते हैं। लेकिन उस दौर में मनी का चलन नहीं होने की वजह से किसी भी चीज को हम लोग मेजर्स करना बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम के अंदर हमें एक ऐसे बंदे को सर्च करना है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, और हमारे पास जो भी चीज हो वह उसे हम दे के उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए। तो सर्च करना पड़ रहा था हमें एक ऐसे बंदे को जिसके पास हमारी जो भी इच्छा है उससे कंप्लीट हो जाए, और हमारे पास जो चीज उससे उसका इच्छा पूरा हो जाए। ठीक है, यह चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की उस दौर में। ठीक है, लेकिन आज मनी के होने से ये सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुकी है। राइट, तो अभी हमने देखा किस तरह से बार्टर सिस्टम के होने से कितनी प्रॉब्लम्स थी। बार्टर सिस्टम के दरमियान बहुत सारी समस्याएं थी लोगों के पास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हमने एक स्टोरी के तहत भी समझा, और उस प्रॉब्लम को हम लोग बाकायदा कई पॉइंट्स के थ्रू भी हमने समझा। अब देखते हैं उस सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को किस तरह से इन्वेंशंस ने, किस तरह से लोगों की जो इन्वेंशन से लोगों ने खोज निकाला किस एक ऐसे चीज का जिस चीज ने पूरी बार्टर सिस्टम को लगभग लगभग खत्म ही कर दिया। ठीक है, और वह इन्वेंशंस थी, वह इंसानों की इन्वेंशंस थी मनी। ठीक है, तो इस मनी ने क्या किया, जो बार्टर सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, चुटकी बजाते वो सारी प्रॉब्लम्स मनी के आ जाने से सॉल्व हो चुकी थी। राइट, अब देखिए मनी को हम लोग कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वी कैन से मनी is anything, money is anything which generally accepted as medium of exchange. Right, so money is anything which generally accepted as a medium of exchange। मनी हर वो चीज है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी चीजों का। राइट, तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये जो मनी जो वर्ड्स है वह एक लैटिन वर्ड मोनेटा से लिया गया है। राइट, अब देखिए मनी के आ जाने से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से बार्टर सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम से सॉल्व हो चुकी थी। राइट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमें किसी शर्ट की जरूरत है तो हम लोग पेमेंट तो भाई मनी से करेंगे। अब देखिए किस तरह से टाइम टू टाइम ये मनी का जो फेस है किस तरह से चेंज आया मनी के फेस में। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम का दौर चल रहा था, फिर हम लोगों ने देखा क्या कोमोडिटी मनी आ चुकी थी, फिर हम लोगों ने देखा मेटेलिक मनी आ गई। मेटेलिक मनी का दौर चल रहा था, एक समय ऐसा भी था जब सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन्स का था एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर लोग यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद देखने को मिला कॉइन्स मनी देखने को मिला हमें, कॉइन्स मनी। ठीक है, फिर हमने देखा पेपर मनी को हमने भी देखा, पेपर मनी को देखा। उसके बाद हमने देखा क्रेडिट मनी को देखा हमने। फिर आज कुछ ऐसा दौर आ चुका है कि आज हम देख रहे हैं ई मनी को, इलेक्ट्रॉनिक मनी को। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं किस तरह से हम यदि किसी भी चीजों का कंजम्पशन करते हैं तो हम बस मोबाइल फोन्स निकालते हैं और उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो यह था ई मनी। राइट, तो इस तरह से जो समय के अनुसार जो मनी का जो फेस है वह चेंज करता जा रहा है। और कह सकते हैं कि ई मनी जो अभी भी काफी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से मनी का कॉन्सेप्ट किस तरह से चेंज हो रहा है हम लोग बखूबी देख रहे हैं। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी को। फंक्शंस ऑफ मनी, राइट। तो फंक्शंस ऑफ मनी हम देखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फंक्शंस ऑफ मनी को हमने देखा भी मनी किसे कहते हैं, ठीक है। और मनी की आज किस तरह से जो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वह करीब करीब सॉल्व हो चुकी थी। अब देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी, राइट। सो फंक्शंस ऑफ मनी के तौर पर हम कह सकते हैं जो पहली फंक्शंस हमारी थी, दिस इज प्राइमरी फंक्शंस, ठीक। और जो हमारी सेकेंड जो फंक्शंस थी वह थी सेकेंडरी फंक्शंस, primary function and secondary functions of money. So under primary functions, medium of exchange, right। तो प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत पहले आती है हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी फंक्शंस में एक और फंक्शन से दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में, फिर से हम अच्छे से समझेंगे। सेकेंडरी फंक्शंस में हमारी पहली आती है स्टोर ऑफ वैल्यू, देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट। तो देखिए जो हमारी प्राइमरी फंक्शन है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी जो फंक्शन है दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट। अब देखिए जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अच्छे समझेंगे हम लोग। तो मनी का जिस तरह से हम लोग जान देखिए जो फंक्शंस क्या है वो है एक्सचेंज का एक मीडियम है। हम यदि किसी को मनी देते हैं तो बदले में शायद हम कुछ ले उससे, कोई दुकानों में हम जाए, मनी हमने दिया, अब बदले में क्या भैया हमारे को ये सर्फ दे दीजिए, हमारे को ये सॉप दे दीजिए, हमारे को ये शर्ट दे दीजिए, तो ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी। तो इसे प्राइमरी फंक्शंस के तौर पर कहा गया है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज अ प्राइमरी फंक्शंस, राइट। सेकेंड, मेजर्स ऑफ वैल्यू, यदि हमारे पास हमारे खेतों में इतना प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ है, उसे हम लोग प्रोडक्शंस ना मानकर यदि मनी भी माने कि हमारे पास मार्केट प्राइस के तौर पर इतनी मनी है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक फंक्शन से मनी का, मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी वैल्यू को हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, यह भी क्या है, एक फंक्शन ऑफ मनी है, राइट। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन हमें ये कहती है, पहली सेकेंडरी जो फंक्शन वो कहती है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, यानी वैल्यू को हम लोग कहीं सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम के दरमियान ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलती है। यदि बार्टर सिस्टम लोग ने एप्पल प्रोड्यूस किया और वो कुछ दिनों बाद क्या गल जाता था, तो स्टोर करने की बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आज के दौर में किसी भी चीज को हम लोग यदि हम लोग प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो उसे मनी के तौर में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसे बेचकर मनी के टर्म में उसे हम लोग बैंकों में पैसे को रख देते हैं। तो ये है क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसा कि हमने प्रॉब्लम्स में देखा था हमने बार्टर सिस्टम के कि किस तरह से डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम, डेफर्ड पेमेंट मतलब अभी हमने लिया और पेमेंट बाद में करना, लेटर पेमेंट करना है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के दरमियान स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज के दौर में जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है वो बड़े ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमने लिया, बाद में हम मनी के तौर में इसे क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते थे, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो यह थी फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक्स पर, ठीक है। अब देखते हैं हम बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो बैंक्स बेसिकली क्या है, तो पहले देखते हैं बैंक, मैं इसे पहले इरेज कर लूं फिर हम समझते हैं बैंक्स को, राइट। होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी डिस्कस किया।
अब देखते हैं हम बैंक्स के बारे में, राइट। तो देखिए बैंक बेसिकली हम लोग सब कोई अवेयर है इस टर्म से बैंक्स। शायद आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी इस वर्ड से अवेयर हैं, इस वर्ड से बैंक, राइट। तो बैंक्स बेसिकली क्या है? बैंक्स बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन से जो क्या करते हैं, लोगों को जितने भी लोग पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करती है और लोन एडवांस करती है बैंक्स लोगों के। और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, राइट। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपनी जितने भी एसेट्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह वगैरह तौर पे, वो बैंक्स में भी लॉकर्स के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो बैंक्स बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो देखिए अब जो हम बैंक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली दो टाइप्स का बैंक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज योर कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, एंड सेकेंड इज योर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। देखिए तो अभी इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर कमर्शियल बैंक एंड व्हाट सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक इज द बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स टू द पब्लिक, यानी पब्लिक कोई भी यदि रिलेशन रखे, इकोनॉमिक रिलेशन रखे, ट्रांजेक्शन रिलेशन रखे, वो किसके साथ रख सकती है? कॉमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। तो पहले हम इस कॉमर्शियल बैंक को अच्छे से समझेंगे, फिर हम समझेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक है। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक अपने कंट्री का, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारी बैंक्स क्या है? ये सारी बैंक्स कमर्शियल बैंक है, जिसका रिलेशंस किसके साथ डायरेक्ट होता है? पब्लिक के साथ होता है। इनका रिलेशंस तो सेंट्रल बैंक्स के भी साथ होता है, लेकिन पब्लिक का रिलेशंस इनके साथ होता है। जो पब्लिक से, जो हम जैसे आम लोग हैं, हम जैसे इस तरह से कुछ आम जनता है, वो किसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? वह डायरेक्ट हम लोग कमर्शियल बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो कमर्शियल बैंक के साथ होती है। अब देखते हैं कॉमर्शियल बैंक जो है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, समझिएगा। जो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक लिख दो, functions of commercial bank, functions of commercial बैंक, राइट। तो देखिए जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक प्राइमरी फंक्शन से और दूसरी सेकेंडरी फंक्शन से, ठीक है। तो पहले मैं प्राइमरी फंक्शन को अच्छे से समझा दूं। फर्स्ट इज योर प्राइमरी फंक्शंस, राइट। अब प्राइमरी फंक्शंस क्या आएगी? फर्स्ट इज योर अंडर प्राइमरी फंक्शंस विच एक्सेप्ट deposit, right, and second is your advancing loan, right। यानी हम डिपॉजिट के फॉर्म में अपनी जितने भी मनी है उसे हम लोग कमर्शियल बैंक्स में आराम से रख सकते हैं, ठीक है। और उस डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब सेकेंड जो हमारी फंक्शन है दैट इज एडवांसिंग लोन। तो हम जैसे नॉर्मल पब्लिक को यदि लोन की जरूरत होती है तो हम लोग सीधे जाते हैं बैंक्स के पास, तो वो हमें लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? एक फंक्शन है किसकी? कमर्शियल बैंक्स की, राइट। तो ये सारी कमर्शियल प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत आता है कमर्शियल बैंक्स का। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं, फिर देखते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस, राइट। तो अभी हमने देखा कमर्शियल बैंक्स की प्राइमरी फंक्शंस को, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ
secondary functions of commercial bank, right? So listen carefully. Under secondary functions, first functions of commercial bank is general utility functions, right? And second is agency function. तो ध्यान से समझने की चीजें क्या है। तो जो सेकेंडरी फंक्शन से कमर्शियल बैंक वर्क, जैसा कि मैंने कहा कि जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एंड सेकंड इज योर एजेंसी फंक्शंस। सो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस आती है उसे समझना हमें अच्छी तरीके से, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन से जो सेकेंडरी फंक्शन से कमर्शियल बैंक की वो है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आज के दौर में इंटरनेशनल ट्रेड का कितना महत्व है। कोई भी चीजों को हम लोग यदि इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहेंगे वह बिना फॉरेन करेंसीज के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसीज जो है वो हमें प्राप्त हो सकती है कहां से, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू भी। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है लोगों को कि आप यदि कहीं बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, लोगों का मोबिलिटी यदि होता है वन कंट्री टू अदर कंट्रीज, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हमें फॉरेन करेंसीज की जरूरत होती है। तो उस जरूरत को पूरी करने के लिए क्या है, कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक। और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज की कितनी बड़ी रोल है वो हमें बखूबी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को एक बूस्ट करती है ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज की। सेकेंड फंक्शन इज सेफ कस्टडी ऑफ प्रीशियस मटेरियल, यानी हमारे पास कुछ प्रीशियस मटेरियल भी होती है, सोना चांदी, ये सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले में हाँ कमर्शियल बैंक कुछ चार्ज करता है, लेकिन हाँ कमर्शियल बैंक जो है वो सेफली अपने पास आपकी जितनी भी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति है गोल्ड सिल्वर के फॉर्म में, उसे वो रख सकता है। तो ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है किस फैसिलिटीज के अंतर्गत, किस फंक्शंस के अंदर, जनरल यूटिलिटी के फंक्शंस के अंदर ये फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक, राइट। नाउ टू गिव एडवाइस, यानी कमर्शियल बैंक हमें एडवाइस भी करते हैं कि हमें भाई कब मार्केट में इन्वेस्ट करनी है, किस इन्वेस्ट कर, शेयर में, सिक्योरिटीज में, किस फॉर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी। तो ये सारी एडवाइस भी कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये थे किसकी फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स की सेकेंडरी फंक्शन है। ये किसके अंतर्गत, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस के अंतर्गत ये फैसिलिटीज, ये फंक्शंस हमें प्रोवाइड की जाती है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, राइट। अब आते हैं एजेंसीज फंक्शंस में। तो एजेंसीज फंक्शंस में हम लोग देखते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी हम लोग एजेंसी फंक्शंस के तहत कह सकते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अपने सिक्योरिटीज को हम लोग सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। यह एजेंसी फंक्शंस के तहत हमें देखने को मिले ये फंक्शंस, ठीक। नेक्स्ट, टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यदि हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं, किसी कस्टमर को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी लोगों को हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। किस मीडियम कौन होगा, बैंक्स होगा, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का ये भी फंक्शन है कि यदि किसी को पेमेंट करना है तो मीडियम का काम कौन करेगा, वो कमर्शियल बैंक्स करेगा। किसके बीच के मीडियम का काम करेगा, वो जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट जिसे रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो पे और रिसीवर्स के बीच का मीडियम का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करता है, राइट। नेक्स्ट, टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, और यदि कोई हमें पैसा भेज रहा है तो वहां भी जो कमर्शियल बैंक है वही क्या करेंगे, मीडियम का काम करेंगे, यानी हमारे और जो भेज रहे हैं हमें, उन दोनों के बीच का मीडियम का काम कौन करेंगे, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं क्या है, एक फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक्स का, राइट। नेक्स्ट, टू एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी क्या कर सकते हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक्स का। अपार्ट फ्रॉम इट, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, कि कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो हम लोगों का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के साथ। तो जब लोग बहुत ज्यादा लोन लेने लगेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएट करने का जो रोल फंक्शन से रोल है वह कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ठीक है।
अब हम लोगों ने देखा कमर्शियल बैंक्स के बारे में, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, राइट। तो सेंट्रल बैंक्स क्या होती है, ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो देखिए पहले मैं इसे इरेज कर लूं। तो समझिएगा सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम्स के लिए और आपके नॉलेज के लिए काफी अहम रोल प्ले करती है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसे कहते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। डाल्टन यंग कमीशंस ने इस सेंट्रल बैंक को स्थापना के लिए क्या किया था, एक ये लेके आए थे कमीशन। इस कमीशन ने ही बात को आगे बढ़ाया था, तब जाकर हम क्या देखने को मिला था कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 अप्रैल ऑफ 1935 को हुई थी। ये नेशनलाइज जब हुई थी, नेशनलाइज कब हुई थी, जब ये बने थे उस समय नेशनलाइज नहीं थी, याद रखिए इस बात को। तो 1949 में ये नेशनलाइज हो गई थी, यानी सरकार ने अपने अंडर इसे कर लिया था 1949 के दौर में, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक्स होता है, लोगों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है सेंट्रल बैंक के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा और जहन में रखिएगा, ठीक है। कि लोगों का सीधा कांटेक्ट नहीं होता है सेंट्रल बैंक्स के साथ, ठीक। और यदि मैं ये कहूं कि सेंट्रल बैंक का सबसे जो मेन फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, तो वो क्या करता है, वो इशू करता है, नोट इशू करता है। 1 रुपए के नोट और जितने भी सिक्के हैं उसके अलावा जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल बैंक्स, राइट। अब देखते हैं वन बाय वन इसकी जितनी फंक्शंस है उस फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन देखने जा रहे हैं। तो पहले मैं इरेज कर लूं इसे और फंक्शंस सारे लिख लेता हूं ताकि टाइम सेव हो जाए और मैं इसे अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट। तो सेंट्रल बैंक भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है, उन सारे फंक्शंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस ये है कि इशू न्यू नोट्स, यानी इशू नोट्स, ठीक है। यानी जो सेंट्रल बैंक से वो क्या करती है, न्यू नोट्स को इशू करती है, सिवाय 1 रुपीज की, 1 रुपीज के नोट जो है, 1 रुपीज के नोट एंड जितने भी कॉइन से, these are issued by government of India, right? These are issued by government of India, ठीक। गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत क्या करती है, ये 1 रुपीज के नोट और कॉइन्स को इशू करती है। बाकी जितनी भी नोट्स है दैट इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड फंक्शन दैट इज बैंक ऑफ बैंक, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बैंक्स जो है अपने पैसे को कहाँ रखती है, अपने पैसे को, जैसे कि हम लोग जो है अपने पैसे को रखते हैं बैंक्स के पास, तो वो बैंक भी तो कहीं रखती होगी, तो वो बैंक किसके पास रखती है, सेंट्रल बैंक्स के पास। इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक ऑफ बैंक है। जितनी भी कमर्शियल बैंक है उसकी बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। जैसे हमारा जो बैंक है दैट इज कमर्शियल बैंक है, अब उन कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन होगा, वो है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अपने कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक है उसकी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नाउ थर्ड, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी तो अपने पैसे कहीं रखती होगी भाई, तो वो कहां रखती है, सेंट्रल बैंक्स के पास, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है वह किसकी बैंक है, गवर्नमेंट की भी बैंक है, कमर्शियल बैंक्स की भी बैंक है, राइट। तो सेंट्रल बैंक जो है वो है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, राइट। क्रेडिट कंट्रोल। अब क्योंकि हम लोग जान रहे कि जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से जो क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक। अब उस क्रेडिट को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी वो
खतरे में पड़ सकती है, इकोनॉमी इनस्टेबल हो सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रेडिट है उसे कंट्रोल कौन करता है, उसे करता है सेंट्रल बैंक। और क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर देते, लोन देते हैं। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा यदि सर्कुलेशन में आ जाएगा तो क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अब वो कौन करेगी कंट्रोल, उसे करेगी सेंट्रल बैंक। किस तरह से, अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत। जैसे उन्होंने देखा कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत सारा एक इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, तो इसी दौर में वो क्या करेगी, भाई वो जितने भी रेट्स है उस रेट्स को इंक्रीज करेगी। जैसे सीआरआर को बढ़ा देगी, केस रिजर्व रेशियो को, एसएलआर को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। इस तरह से रेपो रेट वगैरह रिवर्स रेपो बढ़ने से, ये सारे रेट्स बढ़ने से क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जो इन्फ्लेशन का एक दौर है वो धीरे धीरे समाप्त होने, सिकुड़ने लगेगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, जो क्रेडिट कंट्रोल है वो कौन करती है, सेंट्रल बैंक। नाउ कलेक्शंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस। अब जो हमारी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें देती है, ये बहुत सारे डेटा रिलीज करती है कि भाई इकोनॉमी का सिचुएशन कैसा है। इकोनॉमिक सिस्टम के हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितनी फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, तो ये थी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मनी एंड बैंकिंग के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सारे प्रॉब्लम्स को हमने देखा, और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कौन आ गया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने मनी को इन्वेंट किया। ठीक है, अब उस मनी का फंक्शंस क्या, उस फंक्शंस को हमने देखा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी में हमने देखा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। उसी तरह हमने मनी को स्टडी अच्छे से किया। फिर हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को देखा। ठीक है, सेंट्रल बैंक को हमने देखा। तो इस तरह से हम लोग ने करीब करीब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग को। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।